हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 2 सब सेक्शन बिजनेस। मैं आपसे मैन्युफैक्चर पूछा, उसके बाद प्रोफेशन, कोई जल्दी से बता सकते हैं प्रोफेशन क्या होता है? नहीं, मैं नहीं बताना चाहता। वोकेशन, ये प्रोफेशन वोकेशन क्या होता है? नहीं आइडिया। सर किसी का भी मतलब करियर क्या चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, उसका ऑक्यूपेशन बेसिकली क्या है? एडवेंचर, क्या? अच्छा, सर क्या है उनका ये ट्रेड करने का मतलब नेचर नेचर ऑफ इट जो है उनकी किन किन चीज़ों पे बेस करती है, इस पूरे क्लास में यही चीज़ें बताई गई हैं। मैं ये बात भाई मैं आपको बता दूं तो थोड़ी बेहतरी करते हैं इसमें, ठीक है? अच्छा, बिजनेस के अंदर क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है चीज को खरीदना, उसके अंदर अपना मार्जिन ऐड करना, उसको उसी हालत में बेच देना। मसलन हमने चीनी खरीदी और चीनी फर्ज किया हमने 200 रुपए किलो खरीदी और उसको मैंने 210 रुपए का आगे बेच दिया, तो मैंने उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की है, सिर्फ मैंने अपना उसके अंदर मार्जिन ऐड किया है और वो मार्जिन ऐड करने के बाद मैंने उसको सेल आउट कर दी है। ये कहलाता है ट्रेड। कॉमर्स क्या क्या कहलाता है? ट्रेड छोटी टर्म है और कॉमर्स जो है ये बहुत बड़ी टर्म है। कॉमर्स के अंदर किसी भी मसलन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में रॉ मटेरियल आप जहां से खरीदते हैं, रॉ मटेरियल आवाज खरीद कट रही जी, आवाज कट रही है। बाकी लोगों के साथ भी इशू है, सिर्फ इनके साथ है? सर वॉइस अभी तो क्लियर है। आपका अपना कोई इशू है? बच्चे मेरे नेट का मेरा ख्याल इशू ठीक है, मेरा तो मसला नहीं। नो सर, कल मैं थोड़ी सी जो है ना हाँ, बीच में कट कट आती है, वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं इसका देखता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेता हूँ, बस एक थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, इसका थोड़ा सा और बेहतर लाते हैं। जी, अभी मेरे ख्याल है आपका मसला मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए नेट का। मेरा मसला अगर थोड़ा सा था भी सही तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, अभी आवाज ठीक है? जी सर ठीक है। ओके। अच्छा जी, ट्रेड की मैंने बात आपको बता दी। उसके बाद कॉमर्स में बात कर रहा था कि कॉमर्स एक बहुत बड़ा एक टर्मिनोलॉजी है। कॉमर्स में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जहां से आपने रॉ मटेरियल लिया है ना, उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने तक, उससे मैन्युफैक्चरिंग करने तक, वहां से उसको ट्रांसपोर्ट जिसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, उसके थ्रू जो है वो होलसेलर तक, होलसेलर से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर तक, सॉरी पहले डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर और फिर एंड कंज्यूमर। और इस चेन के बीच में आने वाले जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी कॉमर्स है। अगर उसके बीच में बैंक्स आते हैं जिनके थ्रू आप अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो बैंक भी कॉमर्स का पार्ट है। उसके अंदर आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर ट्रांसपोर्टेशन आती है तो वो भी आपकी कॉमर्स का पार्ट है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी पार्ट है, उसमें जो ट्रेडिंग है वो भी उसका पार्ट है। यानी ट्रेडिंग होगी ना, जब आप चीज जो है मैन्युफैक्चर करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, तो वो बेसिकली उनकी ट्रेडिंग भी आ जाता है। तो ट्रेडिंग वहां पे है, लेकिन कॉमर्स जो है एक बहुत बड़ा उसका स्कोप है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
ठीक है, तो इसीलिए जनाब ना कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स और कॉमर्स एंड ट्रेड का लफ्ज यूज होता है कि ट्रेड छोटा है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, और कॉमर्स उससे बड़ा कंसेप्ट है, और ट्रेड इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स। समझ गए आप मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा था? उसके बाद मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ये है कि आप एक चीज को लेते हैं और उसकी शेप को तब्दील करते हैं, और शेप को तब्दील करने के बाद आप उसको सेल आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर। ठीक है, जैसा कि आपने एक चेयर बनानी है, फर्नीचर का काम करते हैं, तो आप कहीं से लकड़ी लेंगे, कहीं से कील लेंगे, कहीं से पॉलिश लेंगे, कहीं पे उससे लगाने वाले फोम लेंगे, कपड़ा लेंगे, ये सारी चीजें सबको एक शक्ल देंगे, और वो शक्ल होगी एक चेयर की, एक टेबल की, और उसको आप सेल आउट करेंगे। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। उसके बाद है प्रोफेशन। प्रोफेशन जो है ना, ये सर्विस, ये पहले जो हमने सारी बात की है ये बेसिकली गुड्स के हवाले से थी। यहाँ पे बात जो प्रोफेशन है और वोकेशन है, ये सर्विसेज का बिजनेस है। ठीक है, प्रोफेशन से मुराद वो सर्विस है जिसमें आपका मेंटल एक्सर्शन, दिमागी यूज होता है, वो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं और वो प्रोफेशनल काम है। लाइक आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक प्रोफेशन है उसका, वो उसकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं। आप लॉयर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप डिजाइनर हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वो प्रोफेशन है जिसमें आपकी मेंटल जो एक्सर्शन है वो ज्यादा होती है, ना कि फिजिकल ज्यादा होती है, इसलिए इनको प्रोफेशन कहते हैं, जहां पे आपका दिमाग यूज हो रहा था। और वोकेशनल एक्टिविटीज जो है वो होती हैं जिसमें आपका दिमाग कम और फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा होती है, जैसे कि एक मिस्त्री है, एक मजदूर है, एक लेबरर है। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है, जैसे एक प्लम्बर है, एक इलेक्ट्रीशियन है, ये सारे वोकेशनल वर्क है। यहाँ पे जो फिजिकल यूज है, जो फिजिकल एक्सर्शन है वो ज्यादा है, और मेंटल कंपेरेटिवली कम है। तो ये वोकेशन कहलाता है। और एडवेंचर होता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई नया काम, कोई नई चीज बनाना। तो ये सारे के सारे बेसिकली उसने डिफाइन कर दिए है कि ये सारे की सारी चीजें आपकी बिजनेस में आएंगी। तो जो 5 हेड ऑफ इनकम हमने पढ़ने हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड अदर इनकम, ये 5 हेड हमने डिटेल में जो पढ़ने हैं, उसमें जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो ये सारे लोग उसके अंदर फॉल करते हैं। कि अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस है, आप कॉमर्स की किसी जो है वो चेन के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो प्रोफेशनल नेचर की हैं, या आप वोकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या आपका बिजनेस कोई नई चीज है, कोई एडवेंचर है, कोई न्यू जो है एडवेंट कर रहे हैं, कोई इजाद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस को कवर करें। समझ गए मेरी बात? जी, आप मेरे साथ ही है ना? जी सर, थोड़ा सा इसको अगर आप डिफाइन करें, एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, सर ये हाँ इसका भी हाँ, नहीं सेम नहीं, मतलब होगा? मैंने आर जो है ना, आर बेसिकली उसको आगे डिफाइन नहीं किया। वो कह रहा है कि आर कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, इनसे जो है ना, जो इंसिलरी चीजें हैं, इनसे जो मिलती जुलती चीजें हैं, जिनका इनसे कंसर्न है, ठीक है ना, वो चीजें, तो इसलिए उसको मैंने आगे उस पे उसको प्रेस नहीं किया। तो वो ये चीजें। अच्छा, उसके बाद जी सेक्शन 10A कैप बैंक अकाउंट है, छोड़िए इसको। उसके बाद सेक्शन 11 है, सब सेक्शन 11 सॉरी, कैपिटल एसेट्स का। तो हमारा जो चौथा हेड ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सॉरी उसका है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन की प्रीरेक्विजिट ये है कि वो कैपिटल एसेट होना चाहिए, और इसका सेक्शन 37 है। ठीक है, जब हमने कैपिटल गेन की बात करनी है तो हमने सेक्शन 37 को डिटेल में पढ़ना है। तो ये अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर, जो कि 37 के अंदर दी गई है, डिटेल ऑफ एसेट्स में दी गई है, अगर उसमें फॉल करता है और उसको आप कम कीमत के खरीदा और ज्यादा कीमत पे आपने बेचा, तो उस पे आने वाला जो प्रॉफिट है उसको आप कैपिटल गेन कहेंगे। अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता तो फिर आपका वो कैपिटल गेन भी नहीं होगा। ये चीज हम सेक्शन 37 के अंदर डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल किसी का? सर ये एसेट की जो है ना, दोबारा सर कर दी, लास्ट जो आपने पढ़ाया है इसको थोड़ा सा।
इसमें सबसे पहले तो मैंने कहा है कि वो जो 5 हेड ऑफ इनकम है ना, उसमें एक हेड ऑफ इनकम जो है वो कैपिटल गेन करनी है। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन के लिए उस चीज का कैपिटल एसेट होना जरूरी है। और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें फॉल करती हैं, जब हम सेक्शन 37 पढ़ेंगे कैपिटल गेन को, तो वहां हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपिटल गेन क्या होता है कि कोई भी कैपिटल एसेट जिसको आप थोड़ी कीमत पे परचेज करते हैं, ज्यादा कीमत पे उसको बेच देते हैं, तो उस पे आने वाला जो प्रॉफिट होता है उसको आप कैपिटल गेन कहते हैं। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा, ट्रेड और कॉमर्स के अंदर आने वाले प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, कोई भी उसको नाम दे सकते हैं। इसी तरह एसेट की सेल परचेज पे होने वाला जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल गेन का नाम देते हैं। और जैसे प्रॉपर्टी की इनकम को हम रेंटल इनकम का नाम देते हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो इनकम होती है हम उसको सैलरी का नाम देते हैं। तो इसी तरह कैपिटल एसेट से आने वाली जो इनकम होती है उसको कैपिटल गेन का नाम दिया जाता है। आई होप कि मेरा ख्याल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। किसी और का कोई है? ठीक है, ओके। आगे चलें। अच्छा जी के बाद ठीक है, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये ना जो है एफपीआर के अंदर कुछ लोग होते हैं जो आपकी जिनका काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना। और कुछ लोग होते हैं कि अगर आपकी ग्रीवेंस है आपकी उन लोगों से जो रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे हैं, जिसको इनलेट्स रेवेन्यू सर्विसेज कहते हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उनको जो है वो अगर आपकी ग्रीवेंस है उनके अगेंस्ट, तो फिर उसके लिए ना एक लिटिगेशन का फोरम है जिसको कमिश्नर अपील्स कहते हैं। तो ये कमिश्नर अपील का यहाँ लिखा गया, तो उस कमिश्नर अपील के पास आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। वो जब हम लिटिगेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा। उसके बाद जनाब आपकी कंज्यूमर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, तो बता सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स क्या है? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपके सामने गिवन है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, वो कोई बता सकते हैं? सर जो गुड्स यूज होती हैं एंड यूजर के जरिए से, जिनके बाद कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती, इनके पास एंड यूजर उन्हें यूज कर लेता है फाइनली। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसी वो चीज मैं इसमें सादा अल्फाज में बता देता हूँ, डेफिनेशन आपने यहाँ पे पढ़ ली है। मींस गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय द एंड यूजर rather than used in the production of another good। जिसका जब मैं चूंकि थोड़ा सा उर्दू मीडियम का पढ़ा हूँ, तो मैंने इकोनॉमिक्स भी उर्दू में पढ़ी थी, तो इसको कहते हैं अफादा, कहते हैं अफादा, ठीक है ना। उर्दू के अंदर अगर किसी ने पढ़ा हो, तो ऐसी कोई चीज जिसका यूटिलिटी, जिसका अफादा जो है उसके इस्तेमाल के साथ खत्म हो जाए, तो उसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। मसलन आपके पास एक गिलास जूस का आया, तो वो गिलास जूस का आपने कंज्यूम किया, तो उसका अफादा खत्म हो गया। अभी वो किसी और को उसका अफादा नहीं हो सकता, ठीक है। आपने एक 7 अप की बोतल ली, उसको आपने पी लिया, वो उसका जो अफादा है, उसकी जो यूटिलिटी है आपके इस्तेमाल के साथ खत्म हो गई, ठीक है। तो वो कंज्यूमर गुड, जिसका फर्दर कोई इस्तेमाल ना। तो इसमें फास्ट कंज्यूमर एफएमसीजी का लफ्ज होता है, फास्ट कंज्यूमर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसी जो डेली यूज में हो रही होती है उसकी कहीं भी इधर डेफिनेशन आएगी। उसके बाद जी आपका है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट है 1925 का। आप में से अगर किसी ने वो काम किया हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हवाले से, तो आपको पता होगा। तो जो है उसकी यहाँ पे गिवन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप क्या मुराद लेंगे। अच्छा, एक सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 है डेट, इसको इसके बारे में कोई किसी को पता है? इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। डेट मींस एनी अमाउंट ओइंग इंक्लूडिंग अकाउंट्स पेएबल एंड द अकाउंट्स ओइंग अंडर प्रोविजनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और डिबेंचर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जी, इससे क्या मुराद है, तो जल्दी से बता सकता है मुझे? सर बेसिकली डेब्ट जो है वो आप कर्जा कह सकते हैं कि किसी को जो है वो मतलब कर्जा देते हैं किसी भी सूरत में, वैसे डेप्ट नहीं पढ़ते, सिक्योरिटी उसको बॉन्ड की डेट सूरत। पढ़ते हैं, इसका डेट पढ़ते हैं, डेट। अच्छा जी, क्या होता है कर्जा? इंटरेस्ट नहीं, ये पहले पहले जो बोल रहे थे जिनको मैंने इंटरप्ट किया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बताइए। कर देना आपकी आवाज कट रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। कोई और रिपीट करें, इन्होंने क्या कहा है, अगर किसी को समझ आई है तो मुझे बताएं।
जी सर कोई कर्जा लेना किसी से, ठीक है, जिसके बदले में आप उनको कोई श्योरिटी बॉन्ड वगैरह, जिसके बदले उस कर्जे के बदले में आप उनको कोई श्योरिटी देते हैं, आइदर बॉन्ड की सूरत में या फिर किसी भी प्रॉमिसरी नोट की सूरत में, तो वो डेट होता है। डेट बेसिकली कर्जा होता है, और वो कर्जे की वो शक्लें बता रहा है कि वो कर्जे की शक्लें, वो अकाउंट्स पेएबल भी हो सकता है। अकाउंट्स पेएबल से मुराद है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपने किसी को पैसे देने होते हैं, आप उससे चीजें मंगवाते रहते हैं, और जर्नल आपकी जो बिजनेस होता है उसके अंदर आपने किसी को पे करना होता है, तो उसको अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। ठीक है, वो जो जिसने रिसीव करना होता है उसके लिए वो आपको एज अ डेटर कहता है, और जिसने पे करना होता है वो उनको क्रेडिटर्स कहता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि ये आपने जो पेएबल है, ये जो आपका डेट है, ये आपने प्रोविजरी नोट की शक्ल में देना है। ये भी आपने पढ़ा होगा कि प्रोविजरी नोट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज को भी आपने पढ़ा होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के तहत भी आप इसको कर सकते हैं। डिबेंचर जो होते हैं, ये भी आपको अंदाजा होगा कि बॉन्ड, डिबेंचर, सकूक वगैरह, सिक्योरिटीज, ये चीजें कैसे इशू होती हैं। तो ये सारे के सारे वो लोन की शक्लें हैं, जो है वो फाइनेंस, उसकी क्या कहते हैं, बारोइंग की शक्लें हैं। तो ये जहाँ पे आप मकरूज होते हैं, IOU, ठीक, तो उसको डेट कहते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। ये सेक्शन जो है ये पिछले साल इंसर्ट हुआ है 17B, जिसमें डिजिटल मीन्स उन्होंने जो है उसको, इससे पहले इसकी डेफिनेशन नहीं थी, ये फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर उन्होंने इसको इंसर्ट किया है, डिजिटल मीन्स। ठीक है, तो डिजिटल मीन्स को हम पढ़ देते हैं। मीन्स डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ऑनलाइन पोर्टल और प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल पेमेंट रिसीव, online interbank fund transfer services, online bill or invoice presentment and payment services, over the counter digital payment services or facilities, card payment using point of sale terminals, QR codes, mobile devices, ATMs, kiosks, or any other digital payment enabled services or any other digital or online payment service। ये बड़ी जो है वो डिटेल्स, इसको मैं कहूंगा डेफिनेशन को, तो इसके अंदर उन्होंने इसमें सारी चीजें उन्होंने कवर कर दी हैं। ये जितने भी आपके मीन्स हैं, क्या कहते हैं इसको, बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, आपकी जो माइक्रो फाइनेंस की एप्लीकेशन है लाइक जैसे इजी पैसा वगैरह वगैरह, और उसके बाद आपकी ATM से आपके जो जाके आप परचेज करती हैं वहां पे आप स्क्रैच कराते हैं अपना, ये सारे के सारे आपकी डिजिटल मीन्स की डेफिनेशन में कवर होंगे। मैडम काजी, आपने जो सवाल मुझे पुट किया है, ये सवाल आपका थोड़ी टाइम ले जाएगा। भारत में वापस आता हूँ आपकी उसी बात के ऊपर कि डिबेंचर क्या होता है। सुन रहे हैं आप लोग कुछ? डिबेंचर, डिबेंचर अच्छा, ये जब आप लोगों की बात हो जाए तो आप म्यूट कर लिया करें अपने आप। मैंने आपको इजाजत दी हुई है, जब आपने बात करनी हो तो अनम्यूट करें, अदरवाइज अपने आप को म्यूट रखें। अच्छा ठीक, तो मैडम ने मुश्किल से सवाल करके ना, तो बस अभी मुझे बोलने पे मजबूर करती है। सर लास्ट में बता दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं सर, आप नहीं अभी कंटिन्यू करें। नहीं अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। अच्छा, एक तो बात याद रखिए कि डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स और TFCs, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ये सारे एक ही नेचर की चीजें हैं, या यूं समझिए कि ये इंटरचेंजेबली ये लफ्ज यूज होते हैं। ठीक है, इसका जो सूदी निजाम, जो कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर ये नाम है
और इस्लामिक को जो सिस्टम है उसके अंदर इसका नाम सुकूक है। ठीक है, सुकूक का लफ्ज आपने सुना। अच्छा, ये वर्क कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं? ये काम इस तरीके से करते हैं कि गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को डिबेंचर इशू कर सकती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ये बात याद रखिए, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, कंपनीज जो है ना प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में भी दो तरह की कंपनी होती है, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होती है और एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है। जो पाकिस्तान, जो पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्ट होती है, वो अपने शेयर और अपने डिबेंचर जो है वो पब्लिक को ऑफर कर सकती है परचेज करने के लिए। अगर वो वहां पे लिस्ट नहीं है तो ना वो अपने शेयर बेच सकती है ना डिबेंचर बेच सकती है। अच्छा, ये डिबेंचर, बॉन्ड्स, टीएफसीज, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट इनको बोलते हैं। और ये जो टीएफसीज हैं और ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं, ये जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट इशू करती है, और बाकी डिबेंचर, बॉन्ड्स और टीएफसीज वगैरह जो है ये आपकी कंपनीज इशू करती हैं, और वो कंपनीज गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ पब्लिक ओन्ड कंपनीज भी हैं। ठीक है, जैसे आपकी आइस्को है, ये जो पता नहीं आप लोगों के पास क्या है, ये फेस्को है, लेस्को है, तो ये 100% ये कंपनीज हैं, ये पब्लिक कंपनीज हैं, 100% ओन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आप इसके मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है 100% शेयर ओन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लॉ बनाने की ना, जब भी कोई इदारा बनाना है, आपने मुझे सवाल मुश्किल किया है तो इसलिए मुझे ज्यादा बताना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग अगर सुन रहे हैं तो ये बातें इंटरेस्टिंग। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने कोई इदारा बनाना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। उसका एक तरीका ये होता है कि वो इदारा वजूद में आता है बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो कैद आजम यूनिवर्सिटी वो बनी है एक एक्ट के तहत, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का वजूद में आई एक एक्ट के तहत। ठीक है, तो बहुत सारे और गवर्नमेंट के इदारे भी हैं जो एक्ट के तहत आए, जैसे कि अभी हमने एक बात की है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, तो ये एफबीआर एक्ट 2007 के तहत वजूद में आया है। एक तो ये तरीका है जब गवर्नमेंट इदारे बनाती है, लेकिन इसके लिए बड़ा टाइम लगता है। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि जनरल बिल होता है, वो एक हाउस से ओरिजिनेट होता है, फिर वहां पे एक सफर तय करता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर उसमें अमेंडमेंट आती है, वो एक सिलसिला उस पर चलता है, फिर वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाता है, एक पूरा सिलसिला है। ठीक है, तो इस तरह इदारों का वजूद में आना जब मुश्किल होता है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पब्लिक ओन्ड कंपनी बना लेती है और उसकी 100% शेयर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे करके कंपनी बना के 2 दिन के अंदर कंपनी बन के एसईसीपी से पब्लिक कंपनी बन जाती है। गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर्म में वो वजूद में आ जाती है। ठीक है, अच्छा, तो जो सरकारी, जिनको मैंने पब्लिक कंपनीज कहा है, वो भी ये काम कर सकती हैं, और जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो ये भी काम कर सकती हैं। अच्छा, तो आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कुछ समझ आ रही है आप लोगों को मैं जो कुछ कह रहा हूँ? जी जी सर, समझ आ जी रही सर। अच्छा, आप में से अगर किसी ने अकाउंटिंग पढ़ी हो, थोड़ा सा फाइनेंस का आपको पता हो, तो आपका एक एसेट साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड होती है। एसेट साइड में आपके एसेट्स, करंट एसेट, फिक्स एसेट आते हैं, और आपकी लाइबिलिटी साइड पे आपका कैपिटल और आपकी इक्विटी आती है। सॉरी, आपका एक कैपिटल तो इक्विटी को ही कहते हैं, और आपका लोन आता है। अगर आपने अपनी कंपनी की जो है एक्सपेंशन करनी है, उसके ऑपरेशन को इंक्रीज करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप उस कंपनी के शेयर इशू कर दें, शेयर इशूएंस का आपने तरीकाकार पढ़ा होगा। ठीक है, आप शेयर इशू कर दें, पब्लिक को फ्लोट कर दें, पब्लिक शेयर परचेज करेगी, आपके पास पैसे आ जाएंगे, पब्लिक के पास आपकी शेयर्स चले जाएंगे, और अल्टीमेटली आपके पास फंड्स आ जाएंगे, आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। उस वर्किंग कैपिटल से आप अपनी जो है बिजनेस को, अपनी एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इवन फॉर द वर्किंग
जो आपके कैपिटल है, वर्किंग एक्सपेंसेस है, उनके लिए भी आपके पास फंड। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कंपनी में किसी को ओनरशिप नहीं देना चाहते, क्योंकि शेयर जो है वो एक फॉर्म ऑफ ओनरशिप है। आप शेयर नहीं लेना चाहते, आप डिबेंचर या बॉन्ड इशू कर देते हैं। डिबेंचर और बॉन्ड क्या होते हैं? डिबेंचर और बॉन्ड जो होती है ना, वो कंपनी के एसेट के अगेंस्ट आप लोगों को इशू करते हैं थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और आप लोगों को कहते हैं कि ये 1000 रुपए का बॉन्ड है, ये साल के बाद अगर आप इसको रिडीम कराएंगे तो आपको 1500 रुपया मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 साल के बाद कराएंगे तो आपको 1800 मिलेगा, और 3 साल के बाद ये जो है ना आपने हमें जमा कराना है, और उसके बदले आपको 2200 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये होता है डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक लोन की फॉर्म है कि मिस्टर ए ने कंपनी का जो है वो बॉन्ड खरीदा, ठीक है, और कंपनी जो है वो उस आदमी की मकरूज है, और वो बॉन्ड जो होता है वो गारंटेड बाय द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ डिफॉल्ट आप कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। अगर आपने कंपनी का पढ़ा हो तो सबसे पहले जब आपकी जो है डिसॉल्व होने की सूरत में, आपके वाइंड अप होने की सूरत में, सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट होती है, तो आप क्रेडिटर्स की लिस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, अगर आप शेयर होल्डर होते हैं तो फिर आप मालिकान की लिस्ट में चले जाते हैं, फिर आपका सेकंड राइट चला होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स की ये वर्किंग होती है कि आप जो है कंपनी के एसेट में के अगेंस्ट आपको एक कागज का टुकड़ा मिलता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। आप यूं समझें कि आपने कंपनी को लोन दे दिया। शेयर में मतलब ये है कि आपने लोन नहीं दिया, आपने कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है, आप उसके अंदर पार्टनर बने हैं, आप उसके अंदर ओनर बने हैं। ठीक है, आप उसको कर्ज देने वाले नहीं बने। और ये सिलसिला है। और जब गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट बिल्स, इस तरह की जो है वो इशू करती है, और उसके अगेंस्ट आप जो है पब्लिक जो होती है वो गवर्नमेंट को पैसे देती है, और गवर्नमेंट की जो है गारंटीड शुदा, जामिन शुदा, वो जो आपको जमानत शुदा वो आपको पेपर मिलते हैं, और उसका एक खास अरसे के बाद, अगर आप 100 रुपए का लें तो एक खास अरसे के बाद आपको पता होता है कि ये 6 महीने बाद मुझे इस पे 140 में जाऊंगा, और हुकूमत पाकिस्तान मुझे 140 रुपए पे कर देगी इस कर्जे के अगेंस्ट। वो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, शॉर्ट बिल्स होते हैं। इसी चीज को अगर हम इस्लामिक फॉर्म में लें तो उसको सुकूक कहते हैं। सुकूक जो है वो बेसिकली आप, जैसे कि उस दिन मैंने जिक्र किया था कि जैसे गवर्नमेंट ने को जब कर्जे की 2-3 दफा जरूरत पड़ी तो उन्होंने स्कूक इशू किए। जैसे जनाह टर्मिनल कराची के स्कूक हैं, मोटरवे के स्कूक्स हैं, मंगला डैम के स्कूक्स हैं, ये गवर्नमेंट ने इशू किए। गवर्नमेंट ने आवाम से पैसा लिया और उनको स्कूक इशू किए कि आपकी इन मोटरवे से जो है इसके अंदर आपकी ओनरशिप हो गई है, जनाह टर्मिनल में आपकी ओनरशिप हो गई है, मंगला डैम की टर्बाइंस में आपकी ओनरशिप हो गई है, और वहां से जो इनकम आएगी उस इनकम में से आपको इनकम मिलेगी। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है, उसका रेट जो होता है, सारी चीजें परी जो है वो डिटरमन होती है, परी डिफाइंस होती है। ये बेसिकली स्कूप होते हैं। ये सारी कर्जे की शक्लें हैं, डेट की शक्लें हैं। मैडम काजी, जी सर। जी आप समझ आएंगे, मैंने बहुत लंबी बात की। जी सर, समझ आइए सर। सुकूक का ये पूछना था कि सुकूक जो है वो यानी कि फॉल करता है डिबेंचर के उसमें, जी जी, कैडर में, या सर? नहीं, जो डिबेंचर के अंदर ही वो फाल करता है, सिर्फ उसकी शक्ल जो है वो इस्लामिक है। ठीक है, वो है वो भी एक डेट की फॉर्म के अंदर वो फाल करता है। ठीक, तो ये चीज है। ठीक है सर, सही से। लेकिन थैंक यू अगर सो मच। उसकी लेकिन अगर उसकी बहुत डिटेल में चले जाए तो फिर वो यहाँ से निकल भी सकता है। अगर उसको मैं बहुत इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाऊं, सही इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से चला जाऊं, तो फिर वो यहाँ से निकल भी सकता है, लेकिन जनरली वो आपके इस डेफिनेशन के अंदर फाल करता है। जी, ये बाकी लोगों को भी कुछ समझ आई है कि मैंने जो बात की है सारी गुफ्तगू की है। असल ये टॉपिक बड़ा लंबा था, मैंने इसलिए इसको बड़ा सम अप करने की अपनी तरफ से कोशिश की है कि कुछ कम से कम आपको कुछ आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये चीजें क्या है। ठीक है जी। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम काजी, ये बात मुझे लग रहा है कि लोगों के ऊपर से गुजर गई है। सर एक्चुअली टैक्सेशन है ही इतना जो है सर, ये लेंदी टॉपिक है, और बहुत पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो सर इसको हम जितना डिटेल में पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा सर, ऐसे नहीं आएगा।
हाँ, ये खुद भी आप इसको कुछ पढ़ें, पूरा वीक आपके पास होता है, ये रिकॉर्डिंग मेरी भी आपके पास अवेलेबल होती है। कुछ इसको जैसे कुछ दिन मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, आप इसको डाउनलोड करें। ये सिर्फ जो है ना, ये आपके इंटरेस्ट की बात है। अगर आप इसके अंदर अपने शौक से, पैशन से इसको पढ़ेंगे तो आपको फिर चीजें समझ आएगी। और ये वो बेसिक चीजें हैं। देखिए आजकल मैं आपको बताऊं, कुछ यहाँ पे बेशुमार वकीलों की, बेशुमार कंसल्टेंट्स की तादाद ऐसी है जो रिटर्न्स फाइल करते हैं। मतलब उनको ये पता है कि सैलरी इंडिविजुअल की रिटर्न किस तरह फाइल करनी है, आम दुकानदार की, बिजनेस इंडिविजुअल की किस तरह करनी है, और उसके अंदर को रेंट वाला आ गया तो उसकी इस तरह करनी। ये बातें कोई मसला नहीं है। ये तो एक मैट्रिक पास बच्चा जो नहीं है, इवन अगर उसको भी 5 दिन सिखाया जाए ना, तो वो 5 दिन बाद लोगों से 5-5 हजार लेके तो अपनी जो है वो अर्निंग शुरू कर सकता है। कोई उसमें 5 दिन लगते हैं सिर्फ, अगर जो है ना वो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला बच्चा हो। लेकिन बात ये है कि हम लोगों जो हैं, हमारे लिए ये बात ठीक नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा ला क्या है, ला के अंदर क्या चीज अवेलेबल है और हम क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली तो अगर मैंने आपको रिटर्न सिखानी हो तो ये तो मैं आपको 5 दिन में सिखा दूं। मैं बेसिकली चाहता हूँ कि आपको ला की चीजें हैं जो आपको, आपने पढ़ना कहाँ से है, कोई चीज सर्च करनी पड़े तो आपने उसको कहाँ से ढूंढना है। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये चीज, इसलिए मैं इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करूँ। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा हो कि हमने तो बेसिकली जो है ना वो रिटर्न सीखनी है और रिटर्न से हमने लोगों को पैसे कमाने हैं और यही कंसल्टेंसी है और यही टैक्स कंसल्टेंट्स का काम है। तो ये ऐसा नहीं है। ये बात समझ आई मेरी आप लोगों को? जी सर, जी आप सर। सही कह रहे हैं सर। सर मोस्टली लोग सर यही करते हैं, और वाकई सर बिल्कुल एनटीएन रजिस्ट्रेशन के 5000 ही लिए जाते हैं यहाँ पे। बेटा मुझे पता है ना, मैं मार्केट का बताऊं, मैं मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, मुझे पता है इन बातों का। यहाँ पे तो जो फोटोकॉपियर वाला बैठा है ना, जो स्टैम्प पेपर बेचता है ना, उसने भी बोर्ड लगाया और आइए और फाइलर बनिए और मुनासिब कीमत में बनिए और इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं। और वो इसका जो है ना वो ये है कि ये दवाई जो है ना वो एक होता है ना, ये जो नर्स कंपाउंडर जिसको हमें कहते हैं कंपाउंडर, हाँ, हमारे इलाके में उसको कंपाउंडर कहते हैं आम अपनी पंजाबी जबान के अंदर। तो ये उससे दवाई जी लेने वाली बात है। तो उसको दवाइयों के तो चंद के पता होते हैं। अभी हमें भी पता है 10 दवाइयों के नाम तो मैं भी बता सकता हूँ। पेट में दर्द हो तो ये लेनी चाहिए, मोशन हो तो ये लेनी चाहिए, बुखार है तो ये लेनी चाहिए, गले में दर्द है तो ये लेनी चाहिए। 10 दवाइयों के नाम आपको भी याद हो, ये तो आपको कोई भी दे सकता है। लेकिन इन मेडिसिन को किन हालत में लेना चाहिए, किन हालत में नहीं लेना चाहिए, सारी बात एक डॉक्टर बता सकता है जिसने 5 साल पढ़ा है। क्या ख्याल है? ठीक है। तो जो है ना वो रिटर्न्स फाइल करना कोई काम सर नहीं है। इसमें हाँ, ये जो बोलो ये जो बोलो। सर कर रहे हैं फोटो कॉपीज वाले, ये इस किस्म के लोग हमारे यहाँ भी ऐसे ही है शाहपुर में ना। ये हर जगह तो पे ऐसे ऐसे लोग लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते? इस पे है जैसे हर हमारा दफा प्रैक्टिस में तो हम जब, मतलब प्रैक्टिसिंग लायर वो है जस्ट। सर इसमें अभी तक तो सिर्फ ये है कि आप लोगों ने ना, आपने लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को आपने बताना है कि ये जो काम आप करने जा रहे हो ना। अभी मुझे थोड़ी देर पहले आपका लेक्चर शुरू करने से पहले एक बंदे की कॉल आई हुई थी कि मुझे वेल्थ जो है ना वो स्टेटमेंट का एक टेक्स्ट बना, उसका सर्टिफिकेट बना दे, मैंने एम्बेसी में जमा कराना है। मैंने कहा तुम्हारी जो टैक्स रिटर्न है वो उसके अंदर है क्या क्या? उसने मुझे बताया। मैंने कहा कहाँ से फाइल कराते हो? कहते मेरा कुलीग है। मैंने कहा मुफ्त करता है या पैसे लेते हो? कहते मुफ्त करता है। मैंने कहा मैं इसका वेल्थ जो है ना वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने तो बनाना है रिटर्न के हिसाब से और मेरी अपनी एक रेपुटेशन है। मेरा अगर लेटर चैलेंज हो गया तो वो तो मुझे लेटर लिख देंगे और मैं, मेरा लेटर आपकी उस एम्बेसी के अंदर कभी भी जो है ना उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं एक थोड़े से पैसों के लिए अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको स्टेक पे नहीं लगा सकता। ठीक है ना? तो ये बात है। तो आप लोगों ने ना, आप लोगों को मैं पढ़ने की आदत इसलिए डाल रहा हूँ। ये किसी कोर्स में यहाँ जितने लोग हैं ना, मैं वैसे सबसे पढ़ा हूँ। आज आपको एक और पते की बात बताऊँ कि ये जितने लोग टैक्स का कोर्स करवा रहे हैं ना, मैं बड़ी सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे सारे उस्ताद हैं, मैंने सबसे पढ़ा है। सिर्फ ये देखने के लिए कि लोग क्या पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, लर्निंग का एक पैशन होता है। मैंने सबसे पढ़ा हूँ, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, मैं किसी को क्रिटिसाइज इस तरह नहीं पढ़ाते हैं जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो आपको ऊपर ऊपर की चीजें बता दी जाती है, ये आप खोल के भी नहीं दिखाते कि आपने आरडीएनएस को पढ़ना कैसे। ये मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सर मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि एफबीआर में कोई ऐसी टर्म्स है या कोई ऐसा इदारा है जहाँ पे हम इनकी कंप्लेन करके इनको रोके कि ये लोग जो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को मतलब जाया कर रहे हैं, उनके केसेस खराब कर रहे हैं,
जी, तो हो सकता एफबीआर में कोई जी, ऐसा इदारा या कोई ऐसी जी, पोस्ट हो सकता है, जहाँ हो पे हम सकता है। अगर कंप्लेन आप देखें ना, अगर आप वकील नहीं हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं, आप कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं हैं, और आपके पास आईटीपी नहीं है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो आप ये काम नहीं कर सकते, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, कंप्लेंट आपके खिलाफ की जा सकती है। दोनों दोनों फोरम पे की जा सकती है, एफबीआर में भी, और आपकी जो टैक्स बार है ना, जैसे सरगोदा टैक्स बार एसोसिएशन है आपकी, तो वो उसके जो नुमाइंदे हैं वो आपके सरगोदा रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड पे, चट्टा टाउन के पास जो ऑफिस है ना एफबीआर का, तो वहां पे बैठते हैं, तो कंप्लेंट की जा सकती है। जब अगर कोई बंदा जो है ना छुप के कर रहा है तो वो तो एक सेपरेट बात है, अगर ओपनली कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट की जा सकती है। अच्छा, अभी ये आपने टाइम ले लिया है, आपका जो है 1 मिनट से कम रह गया, तो इसलिए ये हमारी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। इसको यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। मेरी कोशिश थी ये सारा कवर हो जाता, लेकिन हम बावजूद कोशिश के मैं उसको कवर नहीं कर सका, तो कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करें। ठीक है जी, तो इसको आगे चल